हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज हम विजन आईएएस के 27 फैब वाले डेली करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि ये जो विजन आईएएस के जनवरी 2021 वाले जो मंथली करंट अफेयर्स कंपाइलेशन है उसका पार्ट 1 पॉलिटी एंड गवर्नेंस वाली वीडियो अपलोड कर दी गई है। आप उसे विजिट कर सकते हो और काफी बेनिफिशियल होगा आपके एग्जाम के लिए। और खास बात का ध्यान रखा गया है कि जो प्रीलिम्स ओरिएंटेड डिटेल है उसको हाईलाइट की गई है, सो दैट जब आप मैगजीन का रिवीजन करोगे तो आपको एंटायर मैगजीन रिवाइज करने की जरूरत ना पड़े। सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट आर्टिकल। इट इज अबाउट G20 नियर कंसेंसस ऑन बूस्टिंग इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड रिजर्व एमिड कोविड-19 पैंडेमिक। तो बेसिकली एक प्रपोजल G20 के तरफ से लाया गया है कि आईएमएफ के जो रिजर्व एसेट है, और आपको पता होना चाहिए आईएमएफ का रिजर्व एसेट को आप स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स कहते हो, इसको इंक्रीज किया जाए बाय 500 बिलियन डॉलर। तो ये प्रपोजल चल रहा है सो दैट जो पुअर नेशंस जिनकी इकोनॉमिक स्थिति डिवास्टेट हो गई कोविड-19 पैंडेमिक के कारण, उसको मदद पहुंचाया जा सके। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट बेसिकली स्पेशल ड्राइंग राइट्स को जानना होगा। और जब हम स्पेशल ड्राइंग राइट की बात करते हैं तो एक प्रकार से समझ सकते हो इंटरनेशनल रिजर्व एसेट। जैसे आपने आरबीआई में सुना होगा कैश रिजर्व रेशियो होता है, उसी प्रकार से आप इंटरनेशनल लेवल पर मान सकते हो कि एसडीआर इज ए इंटरनेशनल रिजर्व एसेट। और ये आईएमएफ के द्वारा क्रिएट की गई थी 1969 में टू सप्लीमेंट इट्स मेंबर कंट्रीज ऑफिशियल रिजर्व। और ये याद रख सकते हो कि ये जो एसडीआर क्रिएट किए जाते हैं, बेसिकली इसमें जो भी मेंबर्स होते हैं आईएमएफ के, उसके एज पर देयर कोटा वो दिया जाता है। यानी कि सिंपल भाषा में कहे तो एसडीआर हर एक नेशन के लिए इक्वली नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल यूएसए की बात करें तो यूएसए का एसडीआर सबसे हाईएस्ट होता है। तो एसडीआर की मदद से क्या फायदा होता है, तो बेसिकली एसडीआर की मदद से जो मेंबर्स होंगे वो अपने डिपेंडेंसी या रिलायंस ऑन मोर एक्सपेंसिव डोमेस्टिक और एक्सटर्नल डेब्ट को रिड्यूस कर सकते हैं फॉर बिल्डिंग रिजर्व्स। और याद रखना है आपको कि एसडीआर इज नाइदर ए करेंसी नॉर ए क्लेम ऑन द आईएमएफ, क्योंकि ये जो है हर एक नेशन को एक प्रकार से राइट प्रदान करता है कि लेट्स से कि अगर इंडिया के ही केस देख ले तो इंडिया में लेट्स से कि फॉरेन डेब्ट ज्यादा हो गया है, ऐसे में भारत को इंटरनेशनल मार्केट से फॉरेन रिजर्व्स की जरूरत है। तो भारत एसडीआर कोटा वाले एसेट का इस्तेमाल करके फॉरेन रिजर्व्स आईएमएफ के द्वारा पा सकता है। तो जो वैल्यू ऑफ एसडीआर होंगे वो बेसिकली बेस्ड ऑन मार्केट ऑफ 5 करेंसीज, यानी कि ये 5 करेंसीज के आधार पर एसडीआर की वैल्यू निकाली जाती है। और वो जो करेंसीज है आपको यूएस है, डॉलर है, यूरो है, चाइनीज रेनमिबी है, जापानीज येन है, ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग। ये याद रखने हैं आपको। इन्हीं 5 करेंसी के आधार पर एसडीआर की वैल्यू निकाली जाती है। और एक प्रकार से एसडीआर सर्व्स एज द यूनिट अकाउंट ऑफ आईएमएफ एज वेल एज सम अदर ऑर्गेनाइजेशन। और मैंने जैसा कि बात किया, एसडीआर इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इंडियाज फॉरेक्स रिजर्व्स अलोंग विथ गोल्ड, फॉरेन करेंसी एंड रिवर्स ट्रेंच। क्योंकि भारत की जो फॉरेन रिजर्व्स होती है उसमें आपको ही पता है कि गोल्ड रखे जाते हैं, अलोंग विथ डिफरेंट नेशन के फॉरेन करेंसी भी रखे जाते हैं, अलोंग विथ एसडीआर भी रखे जाते हैं, एज वेल एज रिवर्स ट्रेंच। ये याद रखना है आपको। जब हम रिवर्स ट्रेंच की बात करते हैं तो बेसिकली it is a portion of the required quota of the currency that each IMF member country must provide to IMF so that this can be utilized for its own purposes without a service fee। तो रिजर्व ट्रेंच आपको ही पता है, रिजर्व ट्रेंच बेसिकली रिक्वायर्ड कोटा ऑफ करेंसी की अगर
IMF के मेंबर को कभी जरूरत पड़ गई तो उसे यूटिलाइज किए जा सके उस देश के द्वारा विदाउट ए सर्विस फी। अदरवाइज मान के चलो कि अगर किसी देश का रिजर्व ट्रेंच नहीं है तो हो सकता है उसे बाहर से हाई इंटरेस्ट रेट पर लोन लेने पड़ जाए। इसीलिए इस प्रकार की स्थिति से बचने के लिए रिवर्स ट्रेंच या फिर SDR का कंसेप्ट लाया गया है। तो याद रखना है, प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ चुके हैं। अगर पूछा जाए SDR इज एसोसिएटेड टू व्हाट, तो SDR बेसिकली IMF से एसोसिएटेड है, वर्ल्ड बैंक से एसोसिएटेड नहीं है, ये याद रखना है आपको। और ये आप देख सकते हो जैसा कि मैंने बोला कि ये जो IMF होते हैं वो इक्वल वोट सारे मेंबर्स को नहीं मिलता है। बेसिकली ये डिपेंड करता है कि कौन कितना बेसिकली अपना स्टेक लगाए हुए कितना पैसा वो कंट्रीब्यूट करता है। जैसा कि मैंने बोला US आप देख सकते हो हाईएस्ट वोटिंग पावर है IMF में। इसका मतलब कोई डिसीजन अगर IMF में लेना है तो USA विल बी द मोर पावरफुल टू इन्फ्लुएंस द डिसीजन अलोंग विथ जापान चाइना। तो इसके आपको 3 नाम याद रखने हैं वोटिंग शेयर के अनुसार, US जापान चाइना, ये 3 नाम आपको याद होने चाहिए। अब बात करते हैं प्रीलिम्स 2021 के लिए क्या याद रखना है। तो आपको G20 के बारे में बेसिक जानकारी होनी चाहिए और ये जो आपकी IMF वाले SDR है यानी कि स्पेशल ड्रॉइंग राइट, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और ये तो ध्यान से ही रखें कि ये IMF का है और बेसिकली SDR इक्वल प्रोपोर्शन में सभी को एलोकेट नहीं होते हैं, ये भी याद रखना है आपको। वो डिपेंड करता है बेस्ड ऑन द प्रोपोर्शन टू देयर कोटाज इन IMF। और ये भी याद रखना है IMF, ये जो IMF का SDR है इट इज नाइदर ए करेंसी नॉर ए क्लेम ऑन IMF। और ये याद रखना है। और कौन से करेंसी पर ये SDR निकाले जाते हैं ये याद रखना है आपको कि US है, डॉलर है, यूरो है, चाइनीज रेनेबी है, जापानीज येन है, ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग है। बस इतना डिटेल आपको पता होने चाहिए। और ये जो रिजर्व ट्रेंच है इसका क्या मतलब होता है ये आपको पता होने चाहिए। और RBI ये जो फॉरेक्स रिजर्व मेंटेन करती है, फॉरेक्स रिजर्व में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स कह सकते हो आप रखे जाते हैं, कुछ नाम आपको याद होने चाहिए। जैसे गोल्ड याद रख सकते हो, रिवर्स ट्रेंच याद रख सकते हो, ये कुछ याद रख सकते हैं। अलोंग विद फॉरेन कंट्रीज के गवर्नमेंट सेक्रेटरीज भी रखे जाते हैं। तो इतने बेसिक जानकारी होनी चाहिए। और ये जो 3 नाम हमने बताए ये 3 नाम भी आपको पता होने चाहिए। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। इट इज अबाउट प्रपोजल फॉर ग्रांटिंग मराठी लैंग्वेज क्लासिकल स्टेटस पेंडिंग। तो ये आपको पता है कई सालों से मराठी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा देने की बात चल रही थी और फिर से ये इश्यू उभर के आया है। तो बेसिकली प्रपोजल फॉर ग्रांटिंग क्लासिकल स्टेटस फॉर मराठी लैंग्वेज 2013 से ही ये इश्यू चल रही है। अब ये क्यों? बिकॉज ऐसा माना जाता है कि मराठी लैंग्वेज इज ओल्ड अबाउट 2000 years old एंड इट इंक्लूड्स गत सप्तशती जो कि कलेक्शन ऑफ पोएम्स है रिटन ड्यूरिंग सतवाहना पीरियड। ये याद रखना है, अगर पूछा जाए गत सप्तशती तो ये कलेक्शन ऑफ पोएम्स विच वाज रिटन ड्यूरिंग सतवाहना डायनेस्टी। और बेसिकली अगर हम बात करें समुद्रतैची कथा की बात करें तो ये 1200 यानी कि 1200 ईयर ओल्ड नोवेल है विच वाज रिटन बाय हरिभद्र टू एस्टैब्लिशेस द ओरिजिन ऑफ मराठी। तो क्लासिकल लैंग्वेज अगर क्लेम करना है तो आपको ये पता है कि कुछ कंडीशंस होते हैं। तो ये बताया जा रहा है कि ये जो कंडीशंस है वो फुलफिल किए जा रहे हैं। और अगर हम प्रेजेंट स्टेटस की बात करें क्लासिकल लैंग्वेज के ऊपर तो आप देख सकते हो 6 लैंग्वेज एंजॉय द स्टेटस ऑफ क्लासिकल। तमिलनाडु सबसे पहले क्रिएट हुआ है क्लासिकल लैंग्वेज की कैटेगरी में 2004 में अलॉन्ग विद संस्कृत, कन्नड़ा, तेलुगु, मलयालम, ओडिया। आपको याद होने चाहिए कि ये जो आपके लैंग्वेज है कौन से स्टेट में डोमिनेटली बोली जाती है। और जैसा कि मैंने बताया कि कुछ कंडीशन होते हैं क्लासिकल लैंग्वेज की कैटेगरी पाने के लिए, तो वही बात है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने बेसिकली गाइडलाइंस दे रखी है फॉर डिक्लेयरिंग ए लैंग्वेज एज क्लासिकल। वो गाइडलाइंस के कंडीशंस आप देखो, ये इंपॉर्टेंट है ये गाइडलाइंस के कंडीशन। हाई एंटीक्विटी ऑफ इट्स अर्ली टेक्स्ट या रिकॉर्डेड हिस्ट्री ओवर ए पीरियड ऑफ
1500 to 2000 ईयर। तो क्या कंडीशन है पहली कि ये जो आपके लैंग्वेज होंगे जिसको दर्जा दिए जाने की बात है क्लासिकल स्टेटस की, तो कम से कम उस लैंग्वेज का चर्चा किसी अर्ली टेक्स्ट में होना चाहिए जो अप्रोक्स 1500 से 2000 ईयर्स ओल्ड तो हो ही, और बॉडी ऑफ एंशिएंट लिटरेचर या टेक्स्ट which is considered a valuable heritage by generation of a speaker। तो ये भी होने चाहिए कि जो भी एंशिएंट लिटरेचर या टेक्स्ट की बात की गई है जिसमें उस लैंग्वेज का मेंशन है वो वैल्यूएबल हेरिटेज भी कंसिडर किए जाने चाहिए बाय द जनरेशन ऑफ द स्पीकर्स ऑफ दैट लैंग्वेज। एलोंग विद जो अन्य कंडीशन है आप देख सकते हो, लिटरेरी कंडीशन, ये जो आपका लिटरेरी ट्रेडिशन है वो ओरिजिनल हो या किसी अन्य स्पीच कम्युनिटी से बोरो नहीं की गई हो, ये तो कंडीशंस होनी ही है। अलोंग विद क्लासिकल लैंग्वेज एंड लिटरेचर बीइंग डिस्टिंक्ट फ्रॉम द मॉडर्न, ये याद रखना है, क्लासिकल लैंग्वेज एंड लिटरेचर कॉमन नहीं बोल रहा है यहाँ पर, बीइंग डिस्टिंक्ट फ्रॉम मॉडर्न, ये कंडीशंस आपको रटने होंगे, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर लेट्स से कि किसी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिल गया तो क्या बेनिफिट मिलेंगे। तो दो मेजर एनुअल अवार्ड, 2 मेजर एनुअल इंटरनेशनल अवार्ड फॉर स्कॉलर्स ऑफ एमिनेंस वो दिए जाते हैं इन क्लासिकल इंडियन लैंग्वेजेज, वो दिए जाएंगे उन लैंग्वेज को भी, और सेंटर फॉर एक्सीलेंस ऑफ स्टडीज वो सेटअप किया जाएगा उस लैंग्वेज का, और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बेसिकली रिसर्च प्रोजेक्ट्स भी अवार्ड करेंगे फॉर प्रमोटिंग दीज लैंग्वेजेस एंड क्रिएट नंबर ऑफ प्रोफेशनल चेयर्स फॉर द क्लासिकल लैंग्वेज इन द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। तो बेसिकली रिसर्च प्रोजेक्ट्स भी प्रदान किए जाते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा, सो दैट इन क्लासिकल लैंग्वेजेस का प्रमोशन हो सके। साथ ही साथ सर्टेन नंबर ऑफ प्रोफेशनल सीट्स या चेयर्स भी डेडिकेट किए जाते हैं फॉर द क्लासिकल लैंग्वेज इन द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। तो ये आपको याद रखना है, दोनों प्रीलिम्स और मेंस के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको बता दें क्या याद रखना है, सबसे पहली बात तो क्लासिकल लैंग्वेज डिक्लेयर करने के लिए क्या टर्म्स एंड कंडीशन है वो अच्छे से पता होनी चाहिए, और कुछ बेनिफिट्स जो यहाँ डिस्कस की गई है उस बेनिफिट्स के बारे में भी आपको पता होनी चाहिए। और ये जो दो टेक्स्ट है गत सप्तशती एलोंग विद समुद्रदैची कथा, ये दोनों के बारे में कम से कम इतनी इंफॉर्मेशन जो यहाँ दी गई है वो पता होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये समरदैची कथा जो है वो हरिभद्र के द्वारा लिखा गया है, ये याद रखना है आपको। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल, इट इज अबाउट टास्क फोर्स ऑन इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर ओकेश महानदी गोदावरी लिंक। तो बेसिकली एक टास्क फोर्स गठित की गई थी और इस टास्क फोर्स ने बेसिकली महानदी गोदावरी लिंक या फिर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट को बेसिकली हरी झंडी दी है। तो बेसिकली ये जो डिसीजन है कंसिडर्ड ए मेजर फुट फॉरवर्ड ऑन द इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स, जिसमें आपको तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के स्टेट्स इन्वॉल्व होंगे क्योंकि ये इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर इन दो स्टेट्स को कवर करेगा। बात करते हैं महानदी गोदावरी लिंक की, तो महानदी गोदावरी लिंक फर्स्ट एंड द क्रिटिकल लिंक ऑफ द 9 लिंक सिस्टम ऑफ महानदी गोदावरी कृष्णा पेनेयार कावेरी वैगई गुंदूर अंदर पेनिनसुलर कंपोनेंट ऑफ नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान। तो याद ये रखना है कि ये जो नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान है इसके तहत बेसिकली एक मेजर रिवर सिस्टम को इंटरलिंक करने की बात चल रही थी, और उन रिवर्स के नाम ये है, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। और उसमें महानदी गोदावरी लिंक जो होगा वो फर्स्ट ऑफ द 9 लिंक सिस्टम होंगे जिसे लिंक किया जाएगा। और जैसा कि मैंने बोला नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान, तो ये नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने प्रिपेयर किया था अलोंग विथ नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी, उन्होंने 14 लिंक्स आइडेंटिफाई किए थे अंडर द हिमालयन रिवर्स कंपोनेंट एंड 16 लिंक्स अंडर पेनिनसुलर रिवर कंपोनेंट। तो ये याद रखना है आपको। सो दैट इंटर बेसिन ट्रांसफर वाटर का हो सके फ्रॉम द वाटर सरप्लस बेसिन टू द वाटर डेफिसिट बेसिन।
और जब हम बात करते हैं इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर के बारे में, तो ये जो इंटरलिंकिंग रिवर प्रोजेक्ट है बेसिकली क्या एम होंगे, सिंपल सा एम है टू लिंक इंडियाज रिवर बाय नेटवर्क ऑफ रिजर्वोयर्स एंड कैनल्स दैट विल अलाउ कि जो वाटर अवेलेबिलिटी है या वाटर कैपेसिटी है इन द वाटर सरप्लस रिवर वो शेयर किया जा सके वाटर डेफिसिट रीजन्स में, मीनिंग डिस्ट्रीब्यूशन रीडिस्ट्रीब्यूशन किया जा सके सो दैट इक्विटेबल अवेलेबिलिटी हो वाटर की अक्रॉस ऑल द रीजन्स। तो क्या बेनिफिट होंगे इंटरलिंकिंग करने से, तो बेसिकली यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर सरफेस रिसोर्सेस वो 25% तक इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि अभी भी आपको पता है कि ये जो फ्लड्स आते रहते हैं या फिर बहुत सारे रीजन जो भारत में ऐसे हैं जिनको वाटर डेफिसिट का सामना करना पड़ता है, तो इस प्रकार की स्थितियों से निपटा जा सकता है अगर इंटरलिंकिंग किया जाता है तो। अलोंग विथ क्रॉप लॉस भी देखने को मिलते हैं बिकॉज ऑफ द ड्राउट एंड फ्लड कंडीशंस कैन बी अवॉइडेड, क्योंकि आप समझ सकते हो एक तरफ जहां सरप्लस वाटर है उसके कारण अगर एक्सेस रेनफॉल होता है तो फ्लडिंग हो सकती है, और एक जगह जहां पर रेनफॉल ही नहीं होता है वहां पर आपको ड्राउट देखने को मिलते हैं। तो अगर ये इंटरलिंकिंग किया जाता है तो ये जो इंटर लिंक्ड प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो सकते हैं। Along with it will aid waterline defense to the nation through inland navigation thereby enhancing security। तो आप भी समझते होंगे जो अमेरिका का ग्रेट लेक्स है या फिर यूरोप के जो रिवर्स है वो सब इतने अच्छे से इंटरलिंक्ड है कि एक जगह से दूसरे जगह आसानी से जा सकता है। तो उस प्रकार का अगर सिस्टम या इंटरलिंकिंग भारत में डेवलप होता है तो डेफिनेटली इनलैंड नेविगेशन भी अच्छे से हो सकेगी, इंश्योरिंग सिक्योरिटी एज वेल। Along with हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स उसे भी शुरुआत की सकती है, तो इसका मतलब नेशनल ग्रिड को और ज्यादा स्ट्रेंथन मिलेगा, पावर जनरेशन आपका बढ़ेगा। और कुछ कंसर्न्स भी होते हैं, तो कंसर्न्स में ये देख सकते हो हाई प्रोजेक्ट कॉस्ट, लेक ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी विथ रिस्पेक्ट टू इकोनॉमिक सोशल इकोलॉजिकल कंडीशन, यानी कि अगर लेट से कि एक रीजन में आईएल इंटीग्रेटेड रिवर सिस्टम को लाया भी जाए तो एक प्रॉपर स्टडी होनी चाहिए कि क्या उसके निगेटिव इम्पैक्ट वहां के लोगों में, वहां के इन्वायरमेंट में, वहां के मेराइन बायोडाइवर्सिटी पर होंगे, इन सारे का खुलासा होना चाहिए। और लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के भी कंसर्न है, अलोंग विद फॉरेस्ट डाउन स्ट्रीम्स ऑफ ए डोनर रिवर, ये सब कुछ बातें होती है, अलोंग विद इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स भी हो सकती है, बहुत सारे इश्यूज है। तो ये आप देख लो, ये जो आपका महानदी रिवर है आपको ये याद रखना है कि ईस्ट फ्लोइंग रिवर कौन सी है, तो महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, इसके नॉर्थ टू साउथ अलाइनमेंट भी आप याद रख सकते हो। और ये देख लो वेस्ट फ्लोइंग आपका नर्मदा है और ये तापी है। सो ये थे आपके प्रीलिम्स 2021 के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको याद रखना है कि ये जो आपका इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर जो महानदी और गोदावरी के हो रहे हैं ये बेसिकली तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को कवर करेंगे। और ये जो इंटरलिंकिंग है बिगर रिवर इंटरलिंकिंग का एक सब कंपोनेंट मान सकते हो। और बेसिकली आपको याद रखना है ये मेंस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रीलिम्स में बेसिकली रिवर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रिवर के लोकेशन से पूछा जा सकता है प्रीलिम्स के लिए, लेकिन हाँ मेंस के लिए कंसर्न्स एंड एडवांटेजेस इस पर पूरी अच्छे से तैयारी होनी चाहिए। सो लेट्स मूव टू द टॉपिक 3, इट इज डिजिटाइज डाटा फॉर प्रिडिक्टिंग सोलर साइकिल। तो बेसिकली क्या कंटेक्स्ट है, तो कोडाईकनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी में जो मौजूद साइंटिस्ट थे विच लाइज इन पलनी रेंज ऑफ हिल्स इन तमिलनाडु, तो ये तो पहली बात यही याद रखना है कि जो कोडाईकनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी है वो पलनी रेंज हिल्स जो तमिलनाडु में है वहां पे है। तो जो वहां के जो साइंटिस्ट है इन्होंने एस्टिमेट किया है, फाइंड आउट किया है कि हाउ सन हैज रोटेटेड ओवर ए सेंचुरी, और अगर ये फाइंडिंग जो की गई है इस फाइंडिंग से लाभ क्या हो सकते हैं, तो काफी ज्यादा बेनिफिट्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट किए जाते हैं इंटीरियर ऑफ द सन से उसकी स्टडी हो सकेगी अच्छे से, बिकॉज दिस मैग्नेटिक फील्ड causes sunspot and results in extreme situation like historical mini ice age on earth। तो ये सब बेसिकली रिसर्च में फाइंडिंग्स नजर आ रहे हैं। along with it can predict solar cycles as well and their variations in the future।
और अगर हम बात करें सन स्पॉट की, तो सन स्पॉट को आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। सन स्पॉट एक प्रकार से वो एरियाज है सन के सरफेस का जहां आपको डार्क कलर का स्पॉट दिखाई देगा। आपने इमेज जरूर देखे होंगे सन स्पॉट के, नासा के वेरियस इमेजेस में वो दिखते हैं। और ये सन स्पॉट ब्लैक कलर के क्यों दिखते हैं? बिकॉज दे आर कूलर देन अदर पार्ट्स ऑफ द सन सरफेस। और बनते क्यों है ये सन स्पॉट? तो बेसिकली दे आर फॉर्म्ड एट एरियाज वेयर मैग्नेटिक फील्ड्स आर पार्टिकुलरली स्ट्रॉन्ग। ये याद रखना है आपको, सन स्पॉट के बनने के जो लोकेशन है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, विच कीप्स सम ऑफ द हीट विद इन सन फ्रॉम रीचिंग द सरफेस। जो है ना, तो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है कि जो इंटीरियर में हीट जनरेट हो रहे थे सन से, वो सरफेस तक ही नहीं आती। तो वो बेसिकली हीट डेफिसिट रीजन हो जाता है, जिसके कारण सन स्पॉट आपको दिखने लगती है। और सन स्पॉट बेसिकली इंक्रीजेज एंड डिक्रीजेज थ्रू एन एवरेज साइकिल ऑफ 11 ईयर, और इसी को आप सोलर साइकिल कहते हो। और सन स्पॉट को स्टडी अगर की जाती है तो इसके क्या बेनिफिट है? तो ये जो आपके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है नियर सन स्पॉट, जो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, ऑफन टेंगल क्रॉसेस एंड रीऑर्गेनाइज which causes a sudden explosion of energy called a solar flare। और आपको भी पता है सोलर फ्लेयर का काफी ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट बेसिकली हमारे अर्थ के आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स पर या फिर पावर ग्रिड जो हमारे लोकेटेड है ग्राउंड सरफेसेस पर, उस पर पड़ता है। दैट्स व्हाई अगर हमको अच्छे जानकारी सोलर फ्लेयर के बारे में होगी या फिर सन स्पॉट के बारे में होगी तो वी विल बी वेल प्रिपेयर्ड। तो सोलर फ्लेयर्स बेसिकली रिलीजेस लॉट ऑफ रेडिएशन इनटू द स्पेस व्हिच कैन इंटरवीन विद रेडियो कम्युनिकेशन ऑन अर्थ। और भी बहुत सारे नेगेटिव इंपैक्ट होते हैं इसके। सोलर फ्लेयर्स आर समटाइम्स accompanied by coronal mass ejection, और coronal mass ejection is nothing but ये आपके बबल्स ऑफ रेडिएशन, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेडिएशन एक प्रकार से कह सकते हैं, एज वेल एज पार्टिकल्स इमिट होते हैं फ्रॉम द सन। और इवन इट रीच अप टू मार्स जुपिटर, वहां तक ये चले जाते हैं। काफी ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस तक ये सोलर फ्लेयर्स कवर करते हैं। और इट कैन हैव ए मेजर इफेक्ट ऑन रेडियो कम्युनिकेशन। ऑरोराज आपको ही पता है, लाइटनिंग जो आपको आसमान में दिखती है खासकर पोलर रीजन में। और ऑरोराज के दो टाइप होते हैं, एक तो ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस और दूसरा ऑरोरा बोरियोलिस। और ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम को भी प्रभावित कर सकता है। पावर ग्रिड्स हो गए, सैटेलाइट्स हो गए, तो इन सब को प्रभावित करेंगे। आपको क्या याद रखना है प्रीलिम्स के लिए? प्रीलिम्स के लिए बेसिकली आपको सन स्पॉट के बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। और बेसिकली ये जो आपके कुछ डिटेल है सन स्पॉट के बारे में, जैसे यहाँ पे आपका मैग्नेटिक फील्ड पार्टिकुलरली स्ट्रॉन्ग होता है, और ये जो सोलर साइकिल है ये क्या है, ये सब के बेसिक जानकारी, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। और सन स्पॉट की स्टडी क्यों लाभ है, ये तो बेसिकली मेंस के लिए। लेकिन हाँ, सन स्पॉट्स या सोलर फ्लेयर्स के नेगेटिव इंपैक्ट क्या होते हैं, ये आपको अच्छे से याद रखना है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। इट इज अबाउट नेशनल कंसल्टेशन ऑन अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस फॉर बम्बू, यानी कि इन इंडिया हेल्ड। तो बैम्बू तो आपको भी पता है, ये बेसिकली अब ये ट्रीज के कैटेगरी में नहीं आते हैं, इसको विथड्रॉ कर लिया गया था ट्री के कैटेगरी से। और आपको इसके बारे में जानना है क्योंकि यूपीएससी क्वेश्चंस बार बार पूछती है। तो बेसिकली ऑन दिस ओकेजन यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर इन्होंने कहा कि जो बैम्बू है वो काफी इंपॉर्टेंट क्रॉप बन सकते हैं टू डबल द फार्मर इनकम, इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड इम्प्रूव द लाइवलीहुड ऑफ द पीपल, स्पेशली इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में बैम्बू काफी डोमिनेंट वेजिटेशन के रूप में इमर्ज होकर नजर आते हैं। और की बेनिफिट्स अगर बैम्बू की जो हाईलाइट की गई, इसमें आप देख सकते हो अगरबत्ती सेक्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड राइजिंग एक प्रकार से यूज होगा बैम्बू का अगरबत्ती सेक्टर में। क्योंकि जो अगरबत्ती सेक्टर में जो फाइबर फॉर ब्लेंडिंग विद अदर फाइबर्स फॉर यूज इन टेक्सटाइल्स, चीपर बैम्बू पॉली हाउसेस, ये सब कुछ बेनिफिट होते हैं। और बेसिकली बैम्बू का इस्तेमाल बायो सीएनजी एंड इथेनॉल प्रोड्यूस करने में भी किया जा सकता है। और जो बायोचार, ये रटना है आपको, बायोचार विच इज प्रोड्यूस्ड बाय एनारोबिक कंबशन ऑफ बैम्बू, ये बेसिकली ऑर्गेनिक कार्बन जो सॉइल के होते हैं उसको बढ़ा देते हैं, है ना। तो पहली बात तो ये याद रखनी है, बायोचार जो प्रोड्यूस होते हैं वो एनारोबिक यानी कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के कंडीशन में प्रोड्यूस की जाती है। और स्कोप ऑफ प्लांटेशन ऑफ बैम्बू ऑन
वास्ट लैंड। तो ये याद रख सकते हो। और क्या आपको याद रखना है कि जो इंडिया है यानी कि हमारा प्यारा भारत सेकेंड नंबर पे आता है आफ्टर चाइना इन टर्म्स ऑफ बैम्बू डाइवर्सिटी, विथ मेजोरिटी जो हमारा बैम्बू का शेयर है वो आपका नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में मिल जाएंगे। और बैम्बू की अगर बेसिक की जानकारी बात करें तो बैम्बू इज ए ग्रास फास्ट ग्रोइंग टिपिकली वुडी विथ जेस्टेशन पीरियड फॉर 5 ईयर। जेस्टेशन पीरियड यानी कि एक छोटे से बेसिकली कंप्लीट पेड़ में बनने में या फिर यूं कह सकते हो ग्रो होने में, कंप्लीट ग्रो होने में लाइफ साइकिल इनकी पूरी 5 ईयर्स की होती है। ग्रो वेल इन हॉट टू वार्म टेम्परेट क्लाइमेटिक रीजन एंड डज नॉट रिक्वायर टेम्परेचर बिलो 15 डिग्री इन द समर। तो याद रखना है उतना ज़्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर ये हैंडल नहीं करते हैं। आप देख सकते हो बिलो 15 डिग्री सी ये इफिशिएंटली ग्रो नहीं करेंगे। और बैम्बू प्लांटेशन रिक्वायर्स वेल ड्रेन्ड सैंडी सॉइल और क्ले सॉइल दैट शुड हैव ए पीएच रेंज ऑफ 4.5 to 6। तो 4.5 to 6 इज बेसिकली एक प्रकार से आप न्यूट्रल कह सकते हैं, न्यूट्रल पीएच, नेदर टू एसिडिक नॉट टू बेसिक। और बैम्बू के स्टेटस की बात करें तो बैम्बू इज ग्रोन ऑन 10 मिलियन हेक्टेयर्स इन इंडिया एंड कवर ऑलमोस्ट 13% ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया। और जो टोटल प्रोडक्शन है बैम्बू का वो 5 मिलियन टन पर ईयर है। और अबाउट 8.6 मिलियन पीपल बैम्बू पर डिपेंड करते हैं फॉर देयर लाइवलीहुड। तो ये आप सिग्निफिकेंस याद रख सकते हो। मेंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए आपको बैम्बू के ग्रोइंग कंडीशंस के बारे में 4-5 पॉइंट पता होने चाहिए। फॉर एग्जांपल इट ग्रोज इन हॉट टू वार्म टेम्परेट क्लाइमेटिक कंडीशन, और ज़्यादा लो टेम्परेचर इसके लिए हानिकारक है। और बेसिकली क्या याद रखना है आपको कि इंडिया सेकेंड नंबर पर आता है चाइना के बाद इन टर्म्स ऑफ बैम्बू डाइवर्सिटी। ये आपको फैक्ट अच्छे से रटे होने चाहिए। और बेसिकली बैम्बू याद रखना है, जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने बैम्बू को ट्री के कैटेगरी में नहीं रखा है। दैट्स वाई यहाँ पे आप देख सकते हो बैम्बू की ये बैम्बू इज ए ग्रास। अदरवाइज पहले ये होता था कि बैम्बू ट्री के कैटेगरी में रखा जाता था और बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन इन पर लगाए जाते थे। अब बात करते हैं स्टेप्स टू प्रमोट बैम्बू। आप देख सकते हो है ना, मैंने बोला इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 विच वॉज अमेंडेड इन 2017, और इसमें मेजर चेंज किया गया था। दैट मीन्स कि जो बैम्बू पहले ट्री के कैटेगरी में आते थे वो ट्री के कैटेगरी से रिमूव कर दिए गए हैं। और जो बैम्बू ग्रो आउटसाइड फॉरेस्ट नो लेंगर नीड फेलिंग एंड ट्रांजिट परमिशन, यानी कि आप समझ सकते हो कि जो फॉरेस्ट रीजन में है और फॉरेस्ट रीजन से आउटसाइड भी बैम्बू ग्रो कर सकते हैं विभिन्न फार्मर्स के द्वारा। तो अगर उन्हें बैम्बू को काटना हो, सेल करना हो, ट्रांजिट करना हो तो अब उन्हें परमिशन की जरूरत नहीं है। तो ये सब बैम्बू के प्रमोशन के लिए स्टेप लिए गए हैं अलोंग विथ रीस्ट्रक्चर्ड नेशनल बैम्बू मिशन 2018-19, जिसके तहत होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके कंप्लीट वैल्यू चेन ऑफ दिस बैम्बू सेक्टर। और मॉडिफाइड इंपोर्ट पॉलिसी भी लाई गई टू इंश्योर कि जो प्रोग्रेस है बैम्बू इंडस्ट्री का वो हमारे देश में हो सके। ये सब चेंजेस किए गए थे। तो यस, आपको प्रीलिम्स के लिए बैम्बू के बारे में थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए। अलोंग विथ ये याद रखना है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के तहत ये ट्री के कैटेगरी में नहीं आते हैं, ये ग्रासेस की कैटेगरी में डाल दिए गए हैं। हालांकि पहले ये ट्रीज के कैटेगरी में आते थे। दैट्स व्हाई दे वेयर फेसिंग सर्टेन रेस्ट्रिक्शन, जिसके कारण जो फार्मर्स के इनकम पर प्रभावित होता था, एम्प्लॉयबिलिटी पर प्रभावित होते थे। ये सब कुछ बातें हैं। तो चलते हैं शॉर्टर न्यूज की तरफ। तो बेसिकली द फर्स्ट वन इज इंडिया पाकिस्तान सीज फायर एट द लाइन ऑफ कंट्रोल। तो क्या न्यूज है, तो इंडिया और पाकिस्तान ने बेसिकली, ये तो एक प्रकार से ऐतिहासिक न्यूज ही हो गई, क्योंकि आप समझ सकते हो 8 साल बाद ये स्टेटमेंट निकल कर आ रही है। और क्या स्टेटमेंट है, बेसिकली इंडिया एंड पाकिस्तान इश्यूड ए ज्वाइंट स्टेटमेंट कि दोनों देश बेसिकली जो भी एग्रीमेंट सीज फायर पर है उसको करेक्ट से फॉलो करेंगे अलोंग द LOC एंड अदर सेक्टर्स एंड टू एड्रेस ईच अदर्स कोर इश्यू एंड कंसर्न्स। और ये आप देख लो, ये फर्स्ट ज्वाइंट स्टेटमेंट दोनों देशों की तरफ से आया है इन ओवर 8 years। और while both the countries already have a cease fire agreement since 2003, लेकिन ये जो सीज फायर एग्रीमेंट है इसकी इतनी तौहीन और बेइज्जती कह सकते हैं पाकिस्तान की तरफ से हुई है कि शर्मा जाए, एग्रीमेंट भी शर्मा जाए। फॉलोड इन, ये फॉलो की ही नहीं गई है लेटर एंड स्पिरिट में ओवर द पास्ट सेवरल ईयर विथ मोर वायलेशंस आपको देखने को मिलते ही है। ये तो सच्चाई आपके सामने भी है।
बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज की, इट इज कराकल। क्या है ये बेसिकली? तो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ इंक्लूडेड कराकल इन द लिस्ट ऑफ क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज। तो ये याद रखना है आपको, IUCN ने नहीं क्रिटिकली इंडेंजर में रखा है, ये नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ने कैराकल को क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज में रखा है। और जब हम कैराकल की बात करते हैं तो मीडियम साइज विल्ड कैट आप इसे कह सकते हो, विच इज फाउंड इन द पार्ट्स ऑफ राजस्थान एंड गुजरात। ये लोकेशन भी आपको कैराकल के बारे में पता होनी चाहिए। और इट्स अर्लीस्ट एविडेंस इन द सब कॉन्टिनेंट आपको कहाँ से मिलते हैं? कम्स फ्रॉम ए फॉसिल डेटिंग बैक टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसका मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन जब थी तब ये कैराकल मौजूद थे। दैट्स वाई ये फॉसिल आपको साबित कर रहे हैं। इट इज ऑल्सो फाउंड इन अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, सेंट्रल एंड साउथ एशिया, while it flourishes in parts of Africa, its numbers in Asia are declining। तो अफ्रीका में तो अच्छे खासे ये बढ़ रहे हैं, ग्रोथ हो रहे हैं, पॉपुलेशन अच्छी हो रही है इनकी, लेकिन एशिया में ये कैराकल डिक्लाइन हो रहा है। और ये भी याद रख सकते हो कि इट फाइंड्स मेंशन इन अबुल फजल्स अकबरनामा। तो आपको याद ये रखना है कि अकबरनामा किसके द्वारा लिखा गया था? तो अकबर जी के द्वारा नहीं लिखा गया था। इट वॉज रिटन बाय अबुल फजल एज ए हंटिंग एनिमल इन द टाइम ऑफ अकबर। IUCN लिस्ट की बात करें तो जो कैराकल है वो लीस्ट कंसर्न के कैटेगरी में आते हैं। इट इज ऑल बिकॉज अफ्रीका में ये भारी संख्या में मिलते हैं। और लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, कार्बन वॉच। तो बेसिकली चंडीगढ़ बिकेम द फर्स्ट स्टेट और यूनियन टेरिटरी बेसिकली इन इंडिया टू लॉन्च कार्बन वॉच। कार्बन वॉच है क्या बेसिकली? तो कार्बन वॉच मोबाइल एप्लीकेशन है टू असेस द कार्बन फुटप्रिंट ऑफ एन इंडिविजुअल। कार्बन फुटप्रिंट बेसिकली ऑफ एन इंडिविजुअल का सिंपली मतलब हुआ कि एक व्यक्ति बेसिकली एक सर्टेन टाइम पीरियड में, वो ईयर हो सकता है, मंथ हो सकता है, कितना कार्बन जनरेट कर सकता है या करता है, उसको आप कहते हो कार्बन फुटप्रिंट। और कार्बन फुटप्रिंट मैंने बोला कि ये जो टोटल अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड हो गए, मीथेन हो गए, दैट आर जनरेटेड बाय आवर एक्शंस। इंडिविजुअल की तो बात हो गई। और जब हम इसके ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो इट एम्स टू मेक द पीपल क्लाइमेट स्मार्ट सिटीजन वाइल मेकिंग देम कैपेबल ऑफ असेसिंग देयर कार्बन फुटप्रिंट। सो दैट अगर हमें पता रहे कि मैं एक दिन में इतने कार्बन फुटप्रिंट जनरेट करता हूं, तो सो दैट मैं अपने तरफ से कंट्रोल करना सीखूं और कम करने का प्रयास करूं, सो दैट इन्वायरमेंट को भी फायदा पहुंचे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज, इट इज अबाउट केटोप्रोफेन। क्या है ये केटोप्रोफेन? बेसिकली रिसेंटली बांग्लादेश बैंड पेन किलर केटोप्रोफेन। तो केटोप्रोफेन इज ए पेन किलर। तो क्यों बैन किया गया है? बेसिकली केटोपेन पेन किलर, और ये याद रखना ह्यूमन को ट्रीट करने के लिए नहीं, बेसिकली कैटल को ट्रीट करने के लिए दी जाती है। और डाइक्लोफेनेक एंड केट्रोफेन अगर हम बात करें तो ये नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है विच आर द प्राइमरी थ्रेट्स टू द वल्चर्स ऑफ साउथ एशिया। डाइक्लोनोफेक तो आपको ही पता होगा। जो दूसरा बदमाश आ गया है वो है केटोप्रोफेन and is responsible for catastrophic 99.9% decline of white rummed vultures in the region। और भारत में तो आपको ही पता है डाइक्लोनोफेक ये जो ड्रग है वो बैन कर दिए गए हैं बाय द ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया इन 2006 में ही। तो अगर पूछा जाए, ये सिंपल क्वेश्चन आ सकते हैं, केटोप्रोफेन सीनी न्यूज क्या है ये? तो याद रखना है आपको, ये पेन किलर है जो कैटल को ट्रीट करने के लिए दिए जाते थे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल, इट इज अबाउट गुरु रविदास जयंती। तो अगर हम बात करें गुरु रविदास की, तो ये सेंट फिलोसफर, पोएट, सोशल रिफॉर्मर, भक्ति मूवमेंट के दौरान बेसिकली मौजूद थे, नॉन फॉर मेकिंग एफर्ट्स इन इराडिकेटिंग कास्ट सिस्टम। तो ये याद रखना है, गुरु रविदास जैन जो गुरु रविदास जी थे वो कास्ट सिस्टम को इरेडिकेट करने के लिए काफी ज्यादा प्रयासरत थे। और ही वॉज बोर्न इन वाराणसी इन 1377 CE। और ये भी याद रखना है, ये आपको रट लेना है, गुरु रविदास इज कंटेम्प्रोरी ऑफ कबीरा एंड गुरु नानक देव। और ये तो आपको पता होनी चाहिए कि कबीर और गुरु नानक देव दोनों कंटेम्प्रोरी ही थे। और रविदास डिवोशनल सॉन्ग वेर इंक्लूडेड इन सिख स्क्रिप्चर गुरु ग्रंथ साहिब। और मीराबाई डिसाइपल थी रविदास की, ये आपको पता होनी चाहिए। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल, इट इज अबाउट पगड़ी संभाल मूवमेंट। ये जो पगड़ी संभाल मूवमेंट है वो बेसिकली भगत सिंह जी के अंकल अजीत सिंह ने शुरुआत की थी 1907 में अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू रिपील द 3 लॉज जो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए लाए गए थे। और ये जो 3 फार्म रिलेटेड एक्ट कौन से थे? पंजाब लैंड एलियनेशन एक्ट 1900, फिर पंजाब लैंड कॉलोनाइजेशन एक्ट 1906
और फिर दोआब बाड़ी एक्ट, ये 3 एक्ट लाए गए थे एग्रीकल्चर से जुड़े। इसी के बेसिकली रिपील के लिए 1907 में ये पगड़ी संभाल मूवमेंट लाया गया था। याद रखना है पगड़ी संभाल मूवमेंट के ऑब्जेक्टिव को। और दीज एक्ट्स रिड्यूस्ड फार्मर्स फ्रॉम द ऑनर्स टू कंट्रैक्टर्स ऑफ द लैंड। याद रखना है ये जो एक्ट लाए गए थे फार्मर्स को ऑनरशिप हटाकर कॉन्ट्रैक्टर ऑफ द लैंड बना दिया एंड गेव द ब्रिटिश गवर्नमेंट द राइट टू टेक बैक द allocated land if the farmer even touched a tree in his field without permission। इतना ज्यादा घटिया एक्ट ब्रिटिश के समय में आए हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट लाटर रिपील द 3 कंट्रोवर्शियल लॉज, इनको तो रिपील करना ही था 1907 में। लेट्स मूव टू नेक्स्ट आर्टिकल, इट इज अबाउट स्वच्छ आइकॉनिक प्लेसेस। तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति अनाउंस्ड सिलेक्शन ऑफ 12 साइट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग देम इनटू स्वच्छ टूरिस्ट डेस्टिनेशन अंडर फेज 4 ऑफ द स्वच्छ आइकॉनिक प्लेसेस। तो बात करते हैं स्वच्छ आइकॉनिक प्लेसेस के तहत जो 12 साइट इनकॉर्पोरेट किए गए हैं। ये आप देख सकते हो अजंता केव जो कि महाराष्ट्र में है, रॉक गार्डन चंडीगढ़ में है, सांची स्तूप एमपी में, सन टेम्पल ओडिशा में, आगरा फोर्ट यूपी में, एलोंग विद जो बच्चे साइट है वो भी। और अगर हम बात करें स्वच्छ आइकॉनिक प्लेस तो बेसिकली स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत उठाया गया ये इनिशिएटिव है। इट एम्स एट इनाउंसिंग एक्सपीरियंस ऑफ विजिटर्स बाय इंप्रूविंग सैनिटेशन एंड क्लीनलीनेस स्टैंडर्ड्स एंड अराउंड द साइट। और इट इज कोऑर्डिनेटेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन in association with Ministry of Urban Development that comes under Ministry of ये याद रखना है आपको। इट इज कोऑर्डिनेटेड बाय ये जो स्वच्छ आइकॉनिक प्लेसेस की जो इनिशिएटिव है इट इज कोऑर्डिनेटेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन इन एसोसिएशन विथ मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट अलॉन्ग विथ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट। तो ये थी फ्रेंड्स आज की न्यूज। होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच।